मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र के क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 11वीं में हिंदी माध्यम से जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए लेखा शास्त्र की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी कक्षा 11वीं में आए हुए स्टूडेंट हैं जो कि कक्षा 10वीं से पास होकर के आते हैं या 10वीं में पास होने के बाद वे मन में सोच लिए रहते हैं कि हमको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, तो आपका जो चुनाव है वो बिल्कुल सही है। आपको किसी प्रकार की कोई घबराने की, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत सरल सब्जेक्ट है। आपको बस इसमें समझना होता है। आप जितने अच्छे से समझेंगे आपकी पकड़ कॉमर्स में उतनी ही मजबूत होगी। तो इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की आशंका नहीं है। ये जो गणितीय सेक्शन है वो गणितीय सेक्शन भी आपका बहुत आसान है। केवल आपको सूत्र पता होने चाहिए। जैसे गणित में आपको सूत्र पता होता है तो आपको हल करना आसान होता है, उसी प्रकार कॉमर्स भी ऐसा ही है जिसमें आपको बहुत आसान है इसको समझना। गणित से भी ज़्यादा सरल है और ये जो है अपने दैनिक जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग आने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉमर्स से हम दिन प्रतिदिन जुड़े रहते हैं। हम जो भी सामान लेन देन करते हैं वो भी कॉमर्स के अंतर्गत आता है। हमारा जितना भी व्यवहार है बाजार से वो सारा कॉमर्स सेक्टर से ही संबंधित है। तो हम आज से यहाँ शुरू करते हैं लेखांकन। तो लेखांकन मतलब लेखा शास्त्र के पहला चैप्टर से हम शुरू करते हैं और जो भी विद्यार्थी कॉमर्स में प्रवेश किए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स में। तो आज चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखांकन की प्रस्तावना। ये लेखांकन की प्रस्तावना को आपको समझना है कि लेखांकन क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक बिजनेस करने वाला, एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति दिन में न जाने कितने लेन देन करता है। रोकड़ उसके पास मतलब पैसा आता है, पैसा उससे जाता है, अनेक प्रकार के लेन देन होते हैं उसके पास। तो उस सारे प्रक्रियाओं को इस लेखांकन के माध्यम से हिसाब किताब को अच्छे से हिसाब किताब की बहियों में उसको संधारण करता है, मतलब उसका लेखा जोखा रखता है। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए आपको कॉमर्स का ज्ञान होना, लेखा शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लेखा शास्त्र के ज्ञान के आप उतने अच्छे से व्यापार के परिणामों को नहीं जान सकते कि आपको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो कॉमर्स में लेखा शास्त्र के बारे में सबसे पहले हमको समझना है लेखांकन की प्रस्तावना से। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू करेंगे हम शब्दावली से। आपको कुछ शब्दावलियों को ज्ञान होना चाहिए। लेखांकन क्या है, लेखा कर्म क्या है, पुस्तपालन क्या है, इन सब के बारे में जब तक आप नहीं जानते रहोगे तब तक आपके मन में दुविधा बनी रहेगी कि ये क्या है, ये इसको ऐसा क्यों बोला जाता है। तो हम अभी चलते हैं, पहले ये क्या है ये समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर शब्दावली दिया हुआ है। शब्दावली में आपको दिख रहा है लेखांकन। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन मतलब होता है अकाउंटिंग। तो व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं को पहचानना, मापना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना, व्याख्या करना व संप्रेषित करना, ये क्या है? लेखांकन है। अब मैं आपको डिटेल्स विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। व्यावसायिक सौदे का मतलब होता है व्यवसाय में दिन प्रतिदिन होने वाले जो व्यापारिक लेन देन हैं। लेन देन का मतलब होता है आप जाते हो दुकानदार के पास, आप सामान खरीद करके लाते हो, तो ऐसे न जाने कितने ग्राहक दुकानदार के पास जाते हैं और वहां से सामान खरीद करके लाते हैं। तो हमको उस व्यापार के मालिक के जगह पे अपने को रख करके सोचना है कि हमारा एक बिजनेस है, हम अगर लेन देन कर रहे हैं किसी से तो हमारे पास एक दिन में कितने सारे कस्टमर आते हैं और हमसे माल खरीद कर बेच कर जाते हैं। हम बेचते हैं, वो खरीदते हैं, हमारे पास कितना लेन देन होता है। हम भी किसी से माल खरीदते हैं, दूसरे किसी बड़े व्यापारी से माल खरीद करके लाते हैं, हम बेचते हैं। इस प्रकार के जो लेन देन होता है
उन सारे लेन देन को क्या कहते हैं, व्यवसायिक सौदे कहा जाता है। और इन व्यवसायिक सौदों को हमको पहचानना होता है कि ये किससे संबंधित है। या जैसे क्रय है तो क्रय से क्रय करना मतलब खरीदना। जब कोई भी सामान हम व्यापार में खरीद करके विक्रय करने के उद्देश्य से लेकर आते हैं, वो तो सामान को हम क्रय करना कहते हैं। और वो जो सामान होता है उसे हम माल कहते हैं, क्योंकि व्यापार में बेचने के उद्देश्य से जो भी सामान हम लेकर के आते हैं वो माल कहलाता है। और हम खरीदने को क्रय शब्द कहते हैं। कॉमर्स की भाषा में हम उसे क्रय बोलते हैं। और जो भी हम सामान बेचते हैं उसको कॉमर्स की भाषा में विक्रय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लेखांकन में क्या देखते हैं, व्यवसायिक सौदों एवं घटनाओं को पहचानना। तो हम पहचान लेते हैं कि ये किससे संबंधित है, क्रय विक्रय। तो लेखांकन में आप समझ गए हैं कि व्यवसायिक सौदे एवं घटनाओं को पहचानना, मापना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण और व्याख्या व संप्रेषित करना, इन चीजों को। अब हम चलते हैं लेखाकर्म। लेखाकर्म क्या है? तो लेखाकर्म क्या होता है, हिसाब किताब लिखने का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, लेखाकर्म कहलाता है। हिसाब किताब लिखने का, हिसाब किताब कैसे, तो हमारे पास जो भी लेन देन होता है उन सब लेन देनों को लेखाकर्म के आधार पर पुस्तकों में हिसाब किताब की जो भी पुस्तकें होती हैं, जो भी बहिया होती हैं, उस पर लिखा जाता है। तो इनको व्यवस्थित ढंग से और क्रमबद्ध ढंग से लिखने हेतु एक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि इसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखने से हमको उनके व्यापार के परिणामों को प्राप्त किया जा सके। इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तब जा करके आपका व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, हानि हुआ, आय हुआ, व्यय हुआ, वर्ष भर में ये सारा चीज निकाल सकते हैं। और आप सही ढंग से सूचनाओं को या सही ढंग से हिसाब किताब की बहियों में नहीं लिख पाएंगे तो आप अपने व्यापार के परिणामों को अच्छे ढंग से नहीं जान पाएंगे। इसलिए इनको व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये है लेखाकर्म के अंतर्गत आता है ये। दूसरी चीज हम चलते हैं पुस्त पालन। पुस्त पालन क्या है? तो पुस्त पालन का मतलब होता है लेन देनों को सर्वप्रथम निर्धारित बहियों में निर्धारित नियमों के आधार पर लिखना ही पुस्त पालन है। लेन देन का मतलब मैंने समझा दिया है कि जो व्यवसाय में हम क्रय विक्रय करते हैं, जो भी लेन देन होता है एक दूसरे के साथ, वो सारे लेन देन को कॉमर्स की भाषा में लेन देन और सौदे कहा जाता है, व्यवसायिक सौदा कहा जाता है। तो सौदों लेन देनों बहुत सारे अगर लेन देन है तो उसको सौदों बोलेंगे या व्यवसायिक सौदे बोलेंगे। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, सर्वप्रथम निर्धारित बहियों में निर्धारित नियमों के आधार पर लिखना ही पुस्त पालन है। निर्धारित बहियों का मतलब होता है जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उसको व्यापार की एक निर्धारित बहिया होती है, जैसे जनरल एंट्री की बहिया होती है, नकल बही बोलते हैं, नकल बही, और उसकी अन्य सहायक बहिया होती हैं। तो उन बहियों में हम क्या करते हैं, जो भी लेन देन होते हैं उसको पहले हम नोट कर दिए रहते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, इसलिए दिन भर में जो भी है उसको तुरंत वहां पे नोट कर दीजिए। बाकी जो आगे खाता बही में खतौनी करने का जो काम है उसको हम रात में जब समय मिलता है तब करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पुस्त पालन का इंग्लिश में बोलते हैं इसको बुक कीपिंग। तो लेन देनों को सर्वप्रथम निर्धारित बहियों में निर्धारित नियमों के आधार पर लिखना क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन क्या है? तो वित्तीय लेखांकन मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंग्लिश में। तो वित्तीय सौदे तथा घटनाओं की पहचान करके मापने, लिखने एवं वर्गीकरण करने, सारांश बनाने, विश्लेषण और निर्वचन करने तथा संप्रेषित करने की विधि को क्या बोलते हैं हम, वित्तीय लेखांकन। अब इसको सरल शब्दों में अब कहा जाए तो जितने भी लेन देन होते हैं उसमें क्या होता है, हम उपयोग करते हैं पैसे का। तो वो जो पैसे का हम उपयोग करते हैं उसी से हमारा जो सौदा है वो वित्तीय सौदा हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स की भाषा में रुपये पैसे को हम वित्त कहते हैं। तो वित्त से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उसको वित्तीय सौदे कहा जाता है।
तो वित्तीय सौदे का हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। नगद सौदे कहते हैं उसको, तो इसका पहचान करेंगे, उसको मापेंगे, उसको लिखने का काम करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, सारांश तैयार करेंगे और उसका विश्लेषण एवं निर्वचन करने तथा संप्रेषित करने की विधि क्या कहलाती है, वित्तीय लेखांकन। आपको बस अभी समझना है कि वित्तीय लेखांकन क्या है। तो जो भी वित्तीय सौदे है उनका या घटना है उनका पहचान करना, लिखना, वर्गीकरण करना, सारांश तैयार करना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना आदि जो है क्या है, वित्तीय लेखांकन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको इंपॉर्टेंट चीज है पेशा। पेशा क्या है हमको समझना है, पेशा क्या है। तो पेशा देखिए, कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए एक विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण के बाद प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उस शिक्षण और प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात वह व्यक्ति डॉक्टर बन पाता है। उसी प्रकार हमारे कॉमर्स में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जिसको विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे वकील है, वकील भी अपने विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण करता है। विशेष शिक्षण मतलब लॉ की डिग्री प्राप्त करता है। उसके पश्चात वह क्या करता है, अपना अनुभव कोर्ट में जा करके अनुभव प्राप्त करता है। उसके पश्चात वो वकील बन पाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, इसमें भी पेशा एक ऐसा है जिसमें विशेष शिक्षण एवं विशेष प्रशिक्षण किया हुआ व्यक्ति ही उस काम को करता है, उसी को हम पेशा कहते हैं। तो पेशे में देखिए, पेशे के अंतर्गत क्या है, तो विशिष्ट प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक योग्यता का कार्य जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक है। तो इसमें कह भी रहा है, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपको बस ये याद रखना है कि ऐसा कार्य जिसको करने के लिए विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसे हम पेशा कहते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं व्यावसायिक सौदे। तो व्यावसायिक सौदे क्या है, तो व्यावसायिक सौदे मतलब आप समझ गए हैं कि व्यवसाय में लेन देन होता है। वो होता कैसे है, तो रुपये मुद्रा के माध्यम से होता है, रुपये के माध्यम से। तो रुपया को हम कॉमर्स एक भाषा में वित्त बोलते हैं। और एक दूसरा भी है जो मुद्रा कहा जाता है। रुपया को क्या कहा जाता है, मुद्रा। तो मुद्रा से हम लेन देन करते हैं। मुद्रा मतलब रुपये से हम लेन देन करते हैं, इसी को मुद्रा से हम लेन देन करते हैं। तो व्यवसाय में मुद्रा, माल, सेवा का पारस्परिक आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यवसायिक सौदे कहलाता है। तो व्यवसाय में मुद्रा मतलब हमारे पास जो भी रुपया है उससे भी लेन देन होता है। फिर माल एवं सेवा का क्या होता है, माल या सेवा का पारस्परिक आदान प्रदान। यहाँ पर आपके पास माल शब्द नया आया है और सेवा। तो माल क्या है, तो हमने बताया कि जो भी हम सामान व्यापार में बेचने के उद्देश्य से लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माल कहा जाता है। चाहे कोई भी सामान हो, आप खरीद करके दूसरे व्यापारी से, बड़े व्यापारी से ला रहे हो और उसको हम तीसरे किसी ग्राहक को बेचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा चीज है सेवा का। सेवा क्या है, तो हम पहले पढ़े कि पेशा क्या है। तो पेशा में क्या होता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये पेशा जो है, पेशा का कार्य करने वाला ही व्यक्ति ही सेवा का कार्य करता है। पेशा मतलब सेवा ही है एक प्रकार का। तो सेवा से क्या होता है, तो सेवा से हम किसी को, दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जैसे एक वकील हो गया, वकील क्या करता है, अपने ज्ञान के बदौलत कोई भी वो गुनाह किया हो ना किया हो उसके लिए वह अपनी पक्ष मजबूत करके कोर्ट के सामने रखता है। उसी प्रकार डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या करता है, तो डॉक्टर भी अपने ज्ञान के माध्यम से आपकी जो भी बीमारी है उसकी जांच करता है, आपकी सेवा करता है और आपको ठीक कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि सेवा क्या है। सेवा में क्या होता है, विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता वाला व्यक्ति ही सेवा का कार्य करता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक क्या है, तो प्रमाणक में हमको समझना पड़ेगा प्रमाणक क्या है। तो प्रमाणक मतलब लेन देन को प्रमाणित करने के लिए लिखित प्रमाण पत्र या प्रपत्र। देखिए, प्रमाणक मतलब होता है जो भी हम लेन देन करते हैं
तो उसका लेन देन का एक चिट्ठा, जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमको कोई दुकानदार अब ज़्यादा का सामान लेंगे, हम ज़्यादा मात्रा में अगर सामान लेते हैं तो हमको एक कागज़ में नोट करके दे देता है कि इतना रुपया आपका हुआ, ये लीजिए, या तो बिल बना करके देगा या फिर एक कागज़ में नोट करके दे देता है। तो जब बड़े स्तर पे आप लेन देन करते हैं तो आपको एक प्रमाणक जो भी व्यापारी है वो बना करके देता है, ठीक है। तो उसे वाउचर कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर, इंग्लिश में वाउचर कहते हैं और हिंदी में उसको प्रमाणक कहते हैं। फिर उसके बाद है, आगे समझते हैं लागत लेखांकन। तो कि लागत लेखांकन क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसको इंग्लिश में। तो किसी भी उत्पाद, सेवा, संचालन तथा कार्य का लेखांकन व लागत निर्धारण करना, नियंत्रण एवं निर्णय हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये क्या कहलाता है, लागत लेखांकन। और अगर सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो जो भी हम अगर कोई भी सामान उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करने के दौरान हमको भी उस सामान को बनाने में लागत आती है, मतलब उसको हमको सामान को बनाने में हमको भी खर्च करना पड़ता है, तो उस उत्पाद की लागत है। अगर हम सेवा दे रहे हैं तो सेवा के संचालन में भी हमको हो सकता है उसके संचालन के लिए हमको लागत आए। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है तो उसके लिए वो बिल्डिंग बना करके रखा है, आपके लिए वहाँ पर सारी सुविधाएं करके रखा है। उन सारी सुविधाओं का उसको प्रदान करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ राशि जो है खर्च करनी पड़ती है। तो ये उस सेवा का संचालन में जो भी लागत आएगी और जो भी खर्च आएगा वो उसका लागत होगा। कार्य का लेखांकन व लागत निर्धारण करना, नियंत्रण एवं निर्णय हेतु सूचनाएं उपलब्ध करना। तो लागत लेखांकन आप समझ गए होंगे कि किसी भी उत्पादन या सेवा, किसी भी उत्पाद या सेवा के निर्माण के लिए या किसी भी उत्पाद के निर्माण के लिए या सेवा के लिए जो भी लागत आती है, जो भी खर्च आता है, उस खर्च को हम उसका लागत कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या है, अब हम आ गए हैं व्यवसाय पर। तो हमको समझना है कि व्यवसाय कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया जाता है, कोई भी वैधानिक कार्य लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, वैधानिक कार्य। हमको समझना है कि दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक वैध कार्य कहलाता है, एक अवैध कहलाता है। आप जनरली देखे होंगे, समाचार पत्रों में सुने भी होंगे, अवैध कारोबार शब्द दिया होता है और वैध कारोबार। तो अवैध का मतलब होता है जिसको सरकार के द्वारा मनाही है, जिसको करना वर्जित है, उन सबको हम अवैध के अंतर्गत लाते हैं। वैधानिक का मतलब होता है जिसमें सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, सरकार इसके लिए अनुमति देती है इस कार्य के लिए, तो उसे हम वैध कार्य कहते हैं। तो वैध कार्य में क्या होता है, वैधानिक कार्य ऐसा कार्य जिसमें हम कोई भी ऐसा व्यवसाय चलाए जिसमें सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, सरकार के द्वारा इसमें सहमति हो, तब वो कहलाता है वैध कार्य। उदाहरण के लिए हम अगर जिन चीजों पर सरकार का प्रतिबंध है, जैसे आपका हो गया मादक पदार्थ है, जैसे हो गया आपका अफीम, गांजा, शराब, इन सब पर क्या है, सरकार का प्रतिबंध है। इन सब का व्यापार हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार के द्वारा जो अनुमोदित व्यक्ति हैं या सरकार के द्वारा जो चिन्हांकित व्यक्ति हैं वही इसका विक्रय का कार्य कर सकते हैं। वैसे अब सरकार जो है इसको अपने अंडर में, अपने नियंत्रण क्षेत्र में रखी हुई है। तो ऐसा कार्य जिसको करने के लिए सरकार का परमिशन नहीं है उसको अवैध कार्य करते हैं। उदाहरण में आप समझ गए हैं। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। वैध कार्य मतलब ऐसा कार्य जिसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है, उसे वैध कार्य कहते हैं। तो व्यवसाय क्या है, तो कोई भी वैधानिक कार्य जो वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया जाता है। लाभ अर्जित करना मतलब लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त करना, जैसे हम व्यवसाय करते हैं तो हमको पैसा मिलेगा, हमको मुनाफा होगा, लाभ होगा करके करते हैं, ठीक है। तो उसी लाभ की दृष्टि से जो भी कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। अब हम चलते हैं व्यापार।
व्यापार क्या है? तो व्यापार मतलब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, जो भी वस्तु और सेवा है, सेवा का मतलब आप समझ गए हैं, डॉक्टर के द्वारा, वकील के द्वारा, शिक्षक के द्वारा दिया मतलब किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? सेवा कार्य कहलाता है। ठीक है, तो नाई के द्वारा भी किया जाने वाला कार्य एक प्रकार का सेवा है। ठीक है, उसमें क्या होता है? सेवा में हमको वह व्यक्ति कोई चीज का लेन देन नहीं करता, कोई वस्तुओं का लेन देन नहीं करता, वो अपने ज्ञान का या अपने जो सेवा का कार्य है, अपना जो शारीरिक श्रम हो चाहे वह ज्ञान हो, उसके बदौलत जो है आपको वो अपनी सेवा प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे। फिर हम चलते हैं व्यापार में। व्यापार जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। आगे चलते हैं। ऋण, किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक से उधार लिया गया धन ऋण कहलाता है। ऋण मतलब आप समझते हो, सुने भी हो, बैंक में लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो लोन लेने का मतलब होता है, उसी को इंग्लिश में लोन कहते हैं, हिंदी में ऋण कहते हैं। तो यह भी कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक से उधार लिया गया धन क्या कहलाता है? धन मतलब पैसा क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। फिर दिवालिया, आपके सामने ये इंपॉर्टेंट शब्द है दिवालिया। अब हमको समझ, तो आपने डूबत ऋण के बारे में जाना होगा कि देनदार क्या होता है। तो जब हम अगर किसी को उधार में अगर माल देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को उधार में सामान दे देते हैं, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? हमारा देनदार कहलाता है। क्यों देनदार कहलाता है? क्योंकि वह पैसा हमको वापस ला करके देगा। जो भी उधारी में जो राशि हमने दी है या जो भी सामान दिया है उसके बदले में हमको क्या देगा? वो पैसा देगा। तो वो देगा, इसलिए क्या हो गया? वो देनदार। और हम क्या करेंगे? हम उसको लेंगे। अगर हम व्यापारी तो हम लेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? लेनदार। तो आपको समझना है कि जो भी व्यक्ति पैसा देता है वो देनदार कहलाएगा और जो लेता है वो लेनदार कहलाएगा। ठीक है, आपको इसको हमेशा याद रखना है। तो देनदार और लेनदार की परिभाषा आगे चल करके मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो अभी समझिए कि अभी देनदार और लेनदार, तो हम अगर कोई भी व्यक्ति को, किसी भी को अगर कोई पैसा उधार में दिए हैं या कोई सब वस्तु उधारी में दिए हैं, उसके बदले में उससे धन राशि वसूल नहीं हो पाता, वसूल ना मतलब उससे प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जो अप्राप्त राशि वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डूबत ऋण। वो कहलाता है डूबत ऋण। फिर आगे चल के फर्म, फर्म को हमको समझना है। तो फर्म क्या है? तो व्यवसायिक कार्य में संलग्न प्रत्येक व्यापारिक इकाइयां क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। व्यवसायिक कार्य में संलग्न प्रत्येक व्यापारिक इकाइयां क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। व्यवसायिक कार्य मतलब जितने भी व्यापार से संबंधित कार्य हैं उसमें संलग्न होना, मतलब उसमें जो भी इकाइयां हैं, जो भी व्यवसाय है वो संलग्न है, मतलब लगे हुए हैं व्यवसाय कार्य में, उन सबको हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं।